हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जून माह में घटित सप्ताह 2 के करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उम्मीद है आपने उनको नोट किया होगा। हाल ही में किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक के बारे में आप जानते ही हैं, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और साथ में फेसबुक के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? मार्क जकरबर्ग। और फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा आप। सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है हाल ही में? ये लॉन्च की गई है गूगल के द्वारा। गूगल के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? सुंदर पिचाई। साथ ही गूगल जो है वो अल्फ़ाबेट जो है गूगल की एक पेरेंट कंपनी और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? कैलिफोर्निया है। इसके अलावा गूगल ने हाल ही में इंडिया के अंदर कुछ ऐप जो हैं वो बनाए थे जिनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे तेज। इस ऐप का नाम आपने सुना होगा, गूगल पे जो कि हम यूज़ करते हैं। बोलो एक किड्स के लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए उन्होंने एक ऐप ईजाद किया था। इसके साथ ही नवलेखा एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें कि आप रीजनल लैंग्वेज के अंदर नवलेखा एक इनिशिएटिव था गूगल की तरफ से जिसमें कि आप रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आप जैसे हम इंग्लिश में टाइप करते हैं वैसे आप इंग्लिश के अंदर अपनी रीजनल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया था? गूगल के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। साथ ही अभी मई के अंदर इन्होंने नेबर्ली ऐप को बंद कर दिया है। कौन सी ऐप? नेबर्ली ऐप। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि नेबर्ली ऐप का भी संबंध किससे है? गूगल से है। के फोन प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? के फोन प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? ये है केरला से। हाल ही में केरला की राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए हाई इंटरनेट स्पीड एक नेटवर्क जो है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क वो तैयार किया है। तो ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। केरला के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है? पिनराई विजयन। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा हाल ही में राजस्थान के जो डॉक्टर विश्वास मेहता थे उन्हें केरला गवर्नमेंट के अंदर सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा केरला के अंदर तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग जो अभियान है वो भी शुरू किया गया था रैपिड स्क्रीनिंग के लिए कोरोना वायरस के जांच के संबंध में। इसके अलावा ब्रेक द चेन अभियान, ये भी अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? केरला से। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च की गई है? तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च की गई है? तो ये की गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, JNK के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। मेरा वेतन जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ये वहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो नाम से ही पता पड़ रहा है कि वेतन से संबंधित ऐप से रिलेटेड इसमें वर्किंग होगी, इसका फंक्शन जो होगा उससे रिलेटेड ही होगा। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 उसके अंतर्गत न्यू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को पुनर्गठित किया गया और साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के साथ में लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी के रूप में पुनर्गठित किया गया। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और लेह, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो डिस्ट्रिक्ट 14 थे उनको 28 कर दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? ये किया गया है वजेंद्र नवनीत जी को हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें WHO के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष पद के रूप में भी नियुक्त किया गया था। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा के अंदर। और जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं WHO के उनका नाम क्या है? टेड्रोस अधनोम। किस राज्य सरकार ने 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? तो हाल ही में ये किसके द्वारा की गई है? गुजरात सरकार के द्वारा।
गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है? विजय रूपाणी जी। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात के अंदर एक अभियान शुरू किया गया था, जल संचय अभियान, जिसका नाम क्या था? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये कहाँ शुरू किया गया था? गुजरात के अंदर। और हाल ही में 14,000 करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा भी गुजरात राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले में शार्क मछलियों के दांत के जीवाश्म खोजे गए हैं? तो ये किस जिले में खोजे गए हैं? ये खोजे गए हैं बाड़मेर के अंदर। नोट में देखिए, ये जीवाश्म गिरल माइंस के अंदर खोजे गए हैं, जिसमें शार्क का पूरा कंकाल तो नहीं मिला है, लेकिन वहाँ पे मछलियों के दांत मिले हैं। यह जीवाश्म अफ्रीकी देशों जैसे मोरक्को, नाइजीरिया, यूरोप के बेल्जियम, इंग्लैंड और फ्रांस के बरामद जीवाश्म के समान है। इसके अलावा बाड़मेर के पुगली, गिरल, कपूरी और बोधिया गांव में 58 मिलियन वर्ष पहले बंगाल के सुंदरवन जैसा डेल्टा था, ऐसा अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। साथ ही जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, JNVU, उनके भूविज्ञान के विभाग को यहाँ डेल्टा होने का प्रमाण भी मिला था। इसके साथ ही इन्हें छोटी मछलियों के जीवाश्म भी मिले थे। अभी तो शार्क मछली के जीवाश्म मिले हैं, उनके दांतों के जो जीवाश्म में है वो मिले हैं, पर जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जोधपुर के अंदर, वहाँ के जो भूविज्ञान विभाग जिन्होंने वहाँ पर रिसर्च की थी, वहाँ पर शोध की थी, उन्हें छोटे मछलियों के जीवाश्म भी मिले थे। ये जो खोज अभी की गई है बाड़मेर के अंदर, ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GVR प्रसाद और प्रियदर्शनी राजकुमारी जी की टीम के द्वारा। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। यहाँ नाइफा सहित अन्य एंजियोस्पर्म पौधों के जीवाश्म सुंदरवन डेल्टा के पौधों के समान है। तो ये ध्यान रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसमें टेरिडोफाइटा के 13 पादप, 34 एंजियोस्पर्म, 2 जिम्नोस्पर्म और 19 कवक और 1 शैवाल प्रजाति के साथ एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप के परागकण भी मिले हैं, जो इशारा करते हैं कि यहाँ मैंग्रोव जैसी घन वनस्पति हुआ करती थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में, जितनी भी डिटेल्स हैं। तो हाल ही में ये खोज कहाँ की गई है? बाड़मेर के अंदर। राजस्थान के किस बांध में स्काडा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है? किस बांध में किया गया है? ये किया गया है बीसलपुर डैम के अंदर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये बीसलपुर डैम के अंदर स्काडा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है। इस सिस्टम के आने पर मानसून में बांध में नदियों में पानी की आवक से लेकर सभी गेट खोलने तक सब कुछ कंप्यूटर से होगा। यानी कि अब जो भी पहले मैनुअली कंट्रोल किया जाता था, पानी की आवक से लेकर उसके निकास तक, यानी पानी को निकालने, अगर बांध अगर फिल हो जाता था तो जो गेट ओपन किए जाते थे वो उसमें कभी कभी मैनुअली भी हमको यूज़ करना पड़ता था, लोगों को यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अब ये सब कुछ कैसे होगा? स्काडा सिस्टम के जरिए, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीक्यूशन सिस्टम। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य का पहला स्काडा सिस्टम से ये लैस बांध हो गया है, यानी कि ये पहला बांध है जो कि हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, और ये स्काडा सिस्टम से लैस पहला बांध है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान के 189 बांधों को हाईटेक किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना के तहत 965 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 189 बांध को भी हाईटेक किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बीसलपुर पृथ्वीराज नगर परियोजना, ये पृथ्वीराज नगर परियोजना जयपुर से संबंधित है, इसका शिलान्यास किया। इस परियोजना की लागत जो है वो 563.93 करोड़, और अक्टूबर 2022 तक इसको पूरा करने का इनका लक्ष्य है। तो ये ध्यान रखिएगा। बीसलपुर पृथ्वीराज नगर परियोजना फेज़ 1 होगा ये अभी, और उसकी स्टेज 1 पर काम चल रहा है। इसी के अलावा बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना का जो चरण है वो दूसरा है, और इसकी लागत कितनी है? 288.90 करोड़ रुपए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये किस बांध से संबंधित है? स्काडा सिस्टम बीसलपुर बांध से। और साथ ही जयपुर की जो पृथ्वीराज नगर परियोजना है बीसलपुर पानी को वहाँ तक लाने के लिए, उसका भी अभी शिलान्यास किया गया है, और उसके लिए जो लागत बताई गई है वो कितनी है? 563.93 करोड़ रुपए। साथ ही 189 बांध को हाईटेक करने के लिए बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना के तहत 965 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा।
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि बीसलपुर बांध किस जिले के अंदर स्थित है। मनरेगा के तहत राजस्थान के गांवों में 20,000 से अधिक तालाबों को विकसित करने की योजना में कितने आदर्श तालाबों के लिए कार्य योजना को स्वीकृत किया गया है। कितने आदर्श तालाबों के लिए योजना को स्वीकृत किया गया है, तो ये किया गया है 10,000। राज्य की एक गांव चार काम योजना के तहत ऐसा किया जाएगा। इसमें राजस्व गांवों में खेल मैदान, चारागाह विकास और शमशान व कब्रिस्तानों का विकास भी शामिल है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एक गांव चार काम अभियान के अंदर कि खेल मैदान, चारागाह विकास, शमशान व कब्रिस्तानों का विकास जो है वो इसमें काम योजना के अंदर किया जा रहा है। साथ ही अब आदर्श तालाबों के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। साथ ही जो राजस्व गाँव की संख्या है वो कितनी है, 40,000 राजस्व गाँव है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस जिले की नर्सरियों में वीनियर ग्राफ्टिंग से अमरूद के पौधे तैयार किए जा रहे हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा। तो ये हाल ही में किस जिले के अंदर किए जा रहे हैं? ये किए जा रहे हैं सवाई माधोपुर के अंदर। वीनियर ग्राफ्टिंग कलम बांधने की एक टेक्निक होती है। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने किसी और प्लांट की जो टहनी थी उसको कट करके प्रॉपर वे के अंदर, और जिस प्लांट में हमको इसे लगाना है उसे भी इस पर्टिकुलर शेप के अंदर कट किया और यहाँ पर इसे जोड़ दिया है। फिर बाद में इसे रैप कर दिया है या फिर वैक्स कर दिया है। ग्राफ्टिंग में एक पौधे के उत्तकों को दूसरे पौधों के उत्तकों में प्रविष्ट कराए जाते हैं, जिससे दोनों के वाहिका उत्तक आपस में मिल जाते हैं। तो ग्राफ्टिंग के अंदर हमेशा यही होता है। इसके अलावा वीनियर ग्राफ्टिंग जो है वो व्यावसायिक स्तर पर उपयोग में लाई जाती है। सवाई माधोपुर में 25 लाख से अधिक पौध तैयार हो चुकी है और 13,500 हेक्टेयर में किसानों ने पौधे लगाए। पहले हम उत्तर प्रदेश के ऊपर डिपेंडेंट थे, वहाँ से हम पौधों को लेकर आते थे, अमरूद के पौधों को, और उनकी यहाँ पर बागवानी की जाती थी। लेकिन अभी सवाई माधोपुर के अंदर वीनियर ग्राफ्टिंग के ज़रिए 25 लाख से अधिक पौध की जो है वो तैयार की जा चुकी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ एक लिस्ट दे रखी है जहाँ पर मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट जो भी हमारे पास में यहाँ क्रॉप्स है, जैसे कि एनोला, बनाना, बेर, ब्लैकबेरी, कस्टर्ड एप्पल, डेट पाम, ग्रेप्स, गुआवा, करनोडा, नो, लसोड़ा, ये सारे जो फल हैं यहाँ पर उनके मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप ये लिस्ट ध्यान में रख सकते हैं और अगर कोई न्यूज़ आती है तो आप यहाँ से उसको कैरी कर सकते हैं। जैसे आज अमरूद के बारे में हम यहाँ देख रहे थे, तो यहाँ पर बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और सवाई माधोपुर के अंदर इस बार वर्नियर टेक्निक के ज़रिए यहाँ पर कई पौधे जो हैं वो तैयार किए गए हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस ज़िले में प्याज का उत्पादन अधिक होता है? तो यहाँ हमें पर्टिकुलरली ज़िला पूछा है तो हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, सीकर, पाली, अजमेर, बीकानेर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सीकर के अंदर। अगर डायरेक्टली हमें ये पूछता है कि राजस्थान में कहाँ पर प्याज का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो वो शेखावटी प्रदेश से रिलेटेड होगा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ इसका आंसर सीकर हो जाएगा। देश भर में मीठे प्याज के रूप में भी जाना जाता है यहाँ का प्याज। इस वर्ष शेखावटी में प्याज की बम्पर पैदावार हुई है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक मैप में जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है उनकी लिस्ट दी गई है। जैसे यहाँ सीकर है तो इसके नीचे सिंबल्स बने हुए और उन सिंबल्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एक बार नोट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अनुसार राजस्थान में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 20% अधिक सॉफ्टवेयर निर्यात किए गए हैं। इनकी लागत है, तो यहाँ इनकी कितनी लागत है टोटल? तो ये है 1300 करोड़। टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, कस्टमर सर्विस और बैंकिंग सॉफ्टवेयर में भागीदारी से STPI ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति के तहत कई पहल पर काम जो है वो शुरू किया है। इनमें से IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, फिनटेक, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस आदि पर भी काम चल रहा है। STPI के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर ओमकार राय, तथा STPI के राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में केंद्र है। हाल ही में STPI ने 29वां स्थापना दिवस भी बनाया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 1300 करोड़ रुपए के जो सॉफ्टवेयर हैं वो हाल ही में निर्यात किए गए हैं, जो कि 2018-19 की तुलना में
20% अधिक हैं इस वर्ष, इस टेन्योर के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में परजैविक गुलाल तैयार की गई है जिसमें गेंदा और गैलार्डिया नवरंग को मिश्रित कर गुलाल तैयार की गई है। ये नवाचार किस जिले में किया गया है? तो हाल ही में ये नवाचार कोटा जिले के जो ताराचंद जी गोयल हैं, जो कि एक उद्यमी हैं तथा एक प्रगतिशील किसान हैं, उन्होंने ये नवाचार किया है। उन्होंने जैविक खेती का काम शुरू कर इस नवाचार को प्रस्तुत किया। 300 किलो गैलार्डिया के फ्रेश फूलों को सूखने के बाद 40 किलो गुलाब उन्होंने तैयार किए। इसके लिए उद्यानिकी के कैलेंडर में इस नवाचार को शामिल किया जाएगा। और हाल ही में राज्यपाल जी हैं कालराज मिश्र जी, उन्होंने इसके लिए उन्होंने बधाई भी दी है। प्रदेश में जीरो बजट प्राकृतिक खेती के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है जिसमें 35 वर्ष की आयु तक के 3000 किसान चयनित हुए हैं? तो हाल ही में कितने जिलों को चयन किया गया है इसके लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए? तो ये हैं 5 जिले। कौन कौन से हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, बारां, झालावाड़ और सीकर। इसके द्वारा जो कृषि विभाग है 35 वर्ष तक की आयु के युवाओं को प्रशिक्षण देगा जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसे इस खरीफ सीज़न में शुरू किया जाएगा। साथ ही इसमें फल सब्जी जो है उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, उससे संबंधित टेक्निक्स जो होगी वो बताई जाएगी। हाल ही में सीकर के अंदर कई हेक्टेयर्स भूमि जो है वो रसायनों के प्रभाव के कारण बेकार हो गई है, उस पर अभी कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इसके चलते ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि रसायनों को यूज़ किए बिना ही अनाज और फल जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकें। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कितने जिलों को चयनित किया गया है? 5 जिलों को, जो कि कौन कौन से हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, बारां, झालावाड़ और सीकर। हाल ही में किस जिले के सूर सागर में छीतर के पत्थर की खानों में मांसल शरीर वाले जीवों के जीवाश्म मिले हैं? तो हाल ही में किस जिले के अंदर ये मिला है? तो ये है जोधपुर। जोधपुर के सूर सागर में चीतर के पत्थर की खानों में मांसल शरीर वाले जीवों के जीवाश्म मिले हैं। यह जीवाश्म इंडिया कारा युग, जो कि 63 से 54 करोड़ वर्ष पहले का माना जाता है, तश्तरी नुमा 32 से 84 सेंटीमीटर आकार के हैं। यह छिछले पानी में रहने वाली जेलीफिश, सी एनीमोन जैसे बहुकोशिकीय समुद्री जीव हैं और एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत का यही युग माना जाता है। सर्वप्रथम इस युग में जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया की इंडियाकारा पहाड़ी पर मिले, इसलिए इसका नाम इंडियाकारा युग पड़ा। आप ये ध्यान रखिएगा। इस खोज में JNVU के भू विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह परियार ने 6 से अधिक जीवाश्म खोजे हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा आप। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के भू विभाग के जो असिस्टेंट्स हैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह परियार ने 6 से अधिक जीवाश्म खोजे हैं। जोधपुर के भू वैज्ञानिक प्रोफेसर SP माथुर के अनुसार रेगिस्तान में सरस्वती के पद चिन्हों पर ही भूमिगत जल का स्तर बढ़ रहा है। कार्य आगे बढ़ता है तो पंजाब के आदि बद्री से गुजरात के धोलावीरा तक पानी का इतना बड़ा जरिया मिलेगा जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में पेयजल की समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये इनका अनुमान है कि सरस्वती नदी के पद चिन्हों पर जब ये रिसर्च चल रही है तो वहाँ धीरे धीरे बढ़ने पर भूमिगत जल जिस तरह वो भी बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये आने वाले समय में पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्री ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर, आर्ट एवं क्राफ्ट आदि की एकीकृत एक पुस्तक का लोकार्पण किया। ये किस शिक्षण संस्थान द्वारा तैयार की गई है? तो ये किस शिक्षण संस्थान द्वारा तैयार की गई है? ये की गई है माहेश्वरी शिक्षण संस्थान द्वारा। ये एक निजी शिक्षण संस्थान है और इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर, आर्ट एंड क्राफ्ट की जो बुक है उसको मर्ज कर दिया गया है। मर्ज यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो पास बुक्स होती है जिसे कि बच्चे यूज़ करते हैं या फिर कोई भी गाइड होती है तो उसमें सभी सब्जेक्ट्स को एक ही साथ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर आंसर होता है। यहाँ पर बुक को एक ही फॉर्म के अंदर रूपांतरित किया गया है ताकि अलग अलग जो बुक्स हैं वो उनकी जो कॉस्ट है उससे बचा जा सके और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये किस शिक्षण संस्थान द्वारा किया गया है। ये किया गया है माहेश्वरी शिक्षण संस्थान के द्वारा, जो कि एक निजी शिक्षण संस्थान है और शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा
कराए जा रहे विकास कार्यों की संपूर्ण जानकारी आमजन को सहजता से उपलब्धता कराने के उद्देश्य से ई पंचायत सॉफ्टवेयर की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 2016-17 के बजट में। 2016-17 के बजट में ही घोषणा की गई थी। साथ ही 3 फरवरी 2017 को पायलट आधार पर 7 जिलों में ये प्रस्तावित थी। इसके बाद में इसको फुली 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया। तो यानी कि 2016-17 में बजट में इसकी घोषणा की गई थी, इसके बाद में 1 अप्रैल 2017 को यहाँ लागू कर दिया गया। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए 2 वेब पोर्टल्स ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और हमें पता ही है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि पंचायती राज दिवस बनाने की प्रथा जो है कब से शुरू की गई थी? यानी कि 24 अप्रैल को जब हम पंचायती राज दिवस बनाते हैं तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी, किस साल से इसकी शुरुआत की गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हाल ही में जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने जियो टैगिंग के कार्य में तेजी लाने के साथ प्रोजेक्ट्स में काम आने वाली सामग्री के लिए किस ऐप को विकसित करने के लिए निर्देश दिए हैं? तो हाल ही में मटेरियल मैनेजमेंट ऐप इसको विकसित करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रोजेक्ट्स में जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो इस ऐप के ज़रिए पूरी की जा सके। तो ये किसके द्वारा किया गया है, इसका निर्देश किसके द्वारा दिए गए हैं? जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव, जो कि कौन है? श्री राजेश यादव जी। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। जियो टैगिंग होती क्या है? जियो टैगिंग एक ज्योग्राफिकल भौगोलिक आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। ये फ़ोटो की फॉर्म में हो सकता है, ये आपके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम इसमें ले सकते हैं। तो जियो टैगिंग के कार्य में तेज़ी लाने के साथ प्रोजेक्ट्स में काम आने वाली सामग्री के लिए इस ऐप को विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जो कि कौन सी है? मटेरियल मैनेजमेंट ऐप। तो ये ध्यान रखिएगा आप। राजस्थान का प्रथम फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जयपुर के अंदर। हाल ही में 2008 में अनियमितताओं के चलते इसे बंद कर दिया गया था और अभी बजट घोषणा में इसे वापस शुरू करने की घोषणा की गई थी। यह अब पीपीई मॉडल पर संचालित होगा। इसमें छात्रों को मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, इंस्ट्रक्टर रेटिंग आदि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान का पहला स्काउट स्कूल जो है वो जगतपुरा में स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सैनिक स्कूल की तर्ज पर अब यहाँ प्रवेश 50 सीटों पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रक्रिया से होगा। तो एक तो हमारे पास में फ्लाइंग स्कूल जो कि जयपुर में है, और जो स्काउट स्कूल है, पहला स्काउट स्कूल, वो भी कहाँ है? जगतपुरा में। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी जो घोषणा की गई है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, और साथ ही मुख्यमंत्री खुद भी, जो अशोक गहलोत जी हैं, वो खुद भी स्काउट के अंदर रह चुके हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वनस्थली विद्यापीठ में भी फ्लाइंग स्कूल संचालित की जाती है। तो आप राजस्थान की फर्स्ट फ्लाइंग स्कूल ये तो जयपुर के अंदर है, और वनस्थली के अंदर भी फ्लाइंग स्कूल है, लेकिन वहाँ पर केवल वनस्थली विद्यापीठ के बच्चों को ही शामिल किया जाता है उसके अंदर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नाबार्ड के राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के नए मुख्य महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो हाल ही में ये कौन बने हैं? ये बने हैं जयदीप श्रीवासन जी। इसके अलावा जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें अदर, गोविंदा राजुलू चिंटला जी, हर्ष कुमार भानवाला, एम रामकृष्णया, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। हर्ष कुमार भानवाला हाल ही में जो नाबार्ड हैं उसके प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं। तो इनकी जगह अब किसको नियुक्त किया जाएगा? गोविंदा राजुलू चिंटला जी को। और ए रामकृष्णया जी जो हैं वो नाबार्ड के पहले चेयरपर्सन थे। उनका नाम क्या है? एम रामकृष्णया। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सहभागी वित्तीय और गैर वित्तीय भागीदारी से नवाचार, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि हासिल करने के लिए स्थायी और समान कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना ये नाबार्ड का उद्देश्य है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हाल ही में
राजस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के जो नए मुख्य प्रबंधक बने हैं उनका नाम क्या है? जयदीप श्रीवासन जी। रिप्स यहाँ क्या अभिप्राय है? तो रिप्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा? RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन नंबर 2। ये राजस्थान के उद्योग विभाग से संबंधित है। राज्य सरकार ने रिप्स 2019 जारी की ताकि रोजगार के अवसर और राजस्थान को आर्थिक गति मिल सके। दिसंबर 2019 में आई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सभी नए उद्यमों के लिए 7 वर्ष तक विद्युत कर, मंदी शुल्क, भूमि कर, स्टाम्प शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क इसमें पूर्ण छूट दी तथा GST में 7 वर्ष के लिए 75% निवेश अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में न्यूज़ में था, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जिसे हम क्या कहते हैं? रिप्स। और 2019 फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। तो ये ध्यान रखिएगा आप। सत्य कथन पहचानिए। कोविड-19 महामारी के दौर में कृषि जिन्सों के क्रय विक्रय के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं किसानों को उनके खेतों के समीप विकेंद्रीकृत विपणन सुविधा यानी मार्केटिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश की 550 ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों को निजी गौण मंडी प्रांगण के संचालन के लिए अनुज्ञा पत्र दिए गए हैं। इन मंडियों के संचालन के दौरान सहकारी समितियां राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 के तहत व्यापारियों से मंडी फीस का संग्रहण कर सकेगी। साथ ही नए मंडी प्रांगणों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए मंडी शुल्क में इनके हिस्से को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बस जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखिएगा। हमने इसे पहले भी डिस्कस किया है अपने वीकली करंट अफेयर्स में। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस प्रत्येक गुरुवार को मनाया जाता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। MCHN डे, मदर चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन डे, जिसे हम क्या कहते हैं? मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस। ये कब बनाया जाता है? प्रत्येक गुरुवार को। इसके अलावा चिरायु नन्ही जान हमारी शान कार्यक्रम भी चिकित्सा विभाग से संबंधित है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य विभाग से या चिकित्सा विभाग से संबंधित है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल की तरह 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्म की सालगिरह को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया गया है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंद परिवारों और निराश्रित व्यक्तियों को 2 माह तक प्रति माह 5 किलो गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो चना के हिसाब से 10 किलो गेहूं और 2 किलो चना के निःशुल्क वितरण के प्रस्ताव को गुरुवार को स्वीकृति दी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाल ही में 10 किलो गेहूं और 2 किलो चना के निःशुल्क वितरण का प्रस्ताव जो है उसको स्वीकृति दी गई है राज्य सरकार द्वारा। 15 जून से परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं एवं अन्य तरह के चालान जैसे एक बार कर, ग्रीन टैक्स, मोटर वाहन कर, यात्रीयान, मोटर वाहन कर, मालयान, इनके अधिभार सहित सभी प्रकार की फीस एवं शुल्क आदि सब अब सीधे वाहन 4.0 के माध्यम से ही जमा होंगे। विभिन्न सेवाओं के लिए ई-ग्रास पर सीधे लेन देन नहीं होकर उसके स्थान पर वाहन 4.0 पोर्टल पर ही भुगतान हो सकेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब ई-ग्रास पर लेन देन न होकर वाहन 4.0 पोर्टल पर ही भुगतान होगा, और वो कब से शुरू होगा? 15 जून से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना बंद कर दी गई है, जिसमें कि रविंद्र मंच जो है वो एक नोडल एजेंसी थी। ये नोडला नहीं है, ये नोडल है, नोडल एजेंसी है। यहाँ पर लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना जो है वो BD कल्ला जी के, जो हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस योजना को शुरू किया था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और वहाँ पर जो ये लोक कलाकार हैं उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ रहा था। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करके इस योजना को शुरू किया गया था, जो कि अभी बंद कर दी गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना अब बंद कर दी गई है। तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, और अब ये नहीं एक्टिव नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस
और अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक और अवस्था के बारे में वर्ष 1920 में बताया था। इसलिए इसे बोर आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उस तत्व के सारे परमाणु एक हो जाते हैं। इसे पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं और इसे किस नाम से जानते हैं हम? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स BEC। हाल ही में जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है वहाँ पर पांचवें पदार्थ की खोज की गई है, उसके प्रमाण मिले हैं। इस वजह से ये न्यूज़ में और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जनरली पदार्थ की कितनी अवस्था हम पढ़ते हैं? 4, जिसमें कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। पांचवी स्टेट जो होती है वो कौन सी होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस रिसर्च को नेचर जर्नल में प्रकाशित भी किया गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस जिले के बॉटेनिकल पार्क में कैफेटेरिया विकसित किया जाएगा? तो ये किस जिले में किया जाएगा? ये है आपका जिला जयपुर, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। द्रव्य नदी के किनारे 2 बड़े बर्ड बॉटेनिकल पार्क में JDA के द्वारा ये कैफेटेरिया विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही कियोस्क सेंटर भी ओपन किए जाएंगे। JDA के द्वारा ये क्यों किया जा रहा है? ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके। हाल ही में NIRF की ओर से जारी 2020 की रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में टॉप 100 में राजस्थान के कितने शिक्षण संस्थाओं ने जगह बनाई है? तो हाल ही में कितने शिक्षण संस्थाओं ने जगह बनाई है? तो ये हैं टोटल कितने? 4। और वो 4 कौन कौन से हैं? बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, वनस्थली विद्यापीठ टोंक जो निवाई में है, और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो ये 4 संस्थान हैं जिन्होंने NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2020 की रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में टॉप 100 के अंदर जगह बनाई है। बिट्स पिलानी का स्थान जो है वो 27 है, MNIT का 71, वनस्थली विद्यापीठ का 79 और सवाई मानसिंह कॉलेज का 91 है। 2019 में 2 शिक्षण संस्थान थे टॉप 100 में, इस बार 4 हैं। 2019 में कौन कौन से थे? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वनस्थली विद्यापीठ। इसके अलावा NIRF जो ये रैंकिंग देने की शुरुआत है वो कब से की गई थी? 2015 में। IIT मद्रास ने ओवरऑल श्रेणी में फर्स्ट पोजीशन पाई है। इसके अलावा ओवरऑल श्रेणी में IIC बेंगलोर का दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान किसका है? IIT दिल्ली का। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो टॉप किया है, मतलब यूनिवर्सिटी श्रेणी के अंदर अलग अलग श्रेणी होती है, तो इसमें एक ओवरऑल श्रेणी है और एक यूनिवर्सिटी श्रेणी है। तो यूनिवर्सिटी श्रेणी के अंदर IIC बेंगलोर फर्स्ट नंबर पे है, आप ये नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय ने हाल ही में नए शैक्षणिक सत्र से किस कोर्स को शुरू करने जा रहा है? तो ये किस कोर्स को शुरू करने जा रहा है? ये करने जा रहा है डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग को। यहाँ पर ILD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल यूनिवर्सिटी यानी कि राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय को 7 मार्च 2017 राज्य विधानसभा, यहाँ ये विद्युत सभा नहीं है, विधानसभा कर लीजिएगा इसे, राज्य विधानसभा में पारित सरकार राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय जयपुर अधिनियम 2017 के रूप में शामिल किया गया था। यह विश्वविद्यालय भारत का प्रथम सरकारी कौशल विश्वविद्यालय है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यह विश्वविद्यालय भारत का प्रथम सरकारी कौशल विश्वविद्यालय है। वर्तमान में जो यहाँ के कुलपति हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर ललित पवार। इसके अलावा इस कॉलेज से, मतलब इस यूनिवर्सिटी से 58 कॉलेज जो हैं वो संबंध है। ई-ग्रास से क्या आशय? यहाँ पे ई-ग्रास का क्या मतलब हो जाएगा? हम इसे पहले पढ़ के आ चुके हैं। ई-ग्रास सर्विस जो है वो परिवहन विभाग ने भी बंद कर दी है क्योंकि वहाँ पर लेन देन के अंदर दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ पे ई-ग्रास से हमें क्या मतलब होगा? ई गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम। यह राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से संबंधित है। ऑनलाइन सरकारी रसीद लेखा प्रणाली प्रोजेक्ट श्रेणी के तहत राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है। GRS ऑनलाइन के साथ साथ मैनुअल दोनों में, यानी ऑनलाइन और मैनुअल दोनों तरीके से कर और गैर कर राजस्व के संग्रह की सुविधा भी प्रदान करता है। हालांकि परिवहन विभाग ने अभी इसे बंद करने की बात कही है और वहाँ पे किसे यूज़ किया जाएगा? किस पोर्टल को यूज़ किया जाएगा? वाहन 4.0 को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ई-ग्रास से क्या आशय है? ई गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम। नमसा का यहाँ क्या आशय है?
नमसा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें होता क्या है, किसानों को मिलने वाली आय सुनिश्चित करने और सतत खेती के राष्ट्रीय मिशन के तहत वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बनाई गई है ये योजना बनाई गई है। तो यानी कि जहाँ पर वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, इसके चलते नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, इस योजना को बनाया गया है। यह मुख्यतः समग्र खेती, जल प्रयोग क्षमता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं साधन पर केंद्रित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें 100 से 150 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों का ही चयन होता है। तो नमसा का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और ये किस पर आधारित है, किस क्षेत्र से आधारित योजना है, वर्षा आधारित क्षेत्र से संबंधित ये योजना है। राजस्थान सरकार, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन व सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर राज्य का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित करेंगे। पार्क की कुल क्षमता कितनी होगी? तो यहाँ पर पार्क की कुल क्षमता कितनी है, यह है 10,000 मेगावाट। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री द्वारा इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और दोनों एजेंसियों के बीच अलग अलग जॉइंट वेंचर होगा। इसमें 5-5 हज़ार के क्षमता के 2 सोलर पार्क होंगे। इसके लिए जैसलमेर में ज़मीन चिन्हित कर ली गई है। इसके अलावा यहाँ 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस साल से शुरू करके ये प्रोजेक्ट वर्ष 2025 तक पूरा किया जाएगा। इस पार्क के लिए 20,000 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए। साथ ही राजस्थान सरकार ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 4 साल में 30,000 मेगावाट के प्लांट विकसित करने को भी कहा है, ये टारगेट दिया है उनको। इसके साथ इसका फोकस यहाँ पर क्यों रखा गया है, क्योंकि इस जगह 175 गीगावाट विंड एनर्जी की क्षमता है। इसके अलावा 142 गीगावाट सोलर एनर्जी की भी क्षमता है। साथ ही 1.25 लाख हेक्टेयर ज़मीन यहाँ पर उपलब्ध है। हेक्टेयर ज़मीन भी क्या है, उपलब्ध है। और 17,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट यहाँ पर लग सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है। मैरकॉम इंडिया संस्था जोधपुर स्थित भड़ला पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित कर चुकी है, जिसकी कैपेसिटी है वो कितनी है, 2245 यानी 2245 मेगावाट। यहाँ 18 बड़ी कंपनियों के 36 सोलर प्लांट है। पहले कर्नाटक को पावागढ़ सोलर पार्क जो था वो सबसे बड़ा माना जाता था, और अभी कौन सा है, जोधपुर स्थित भड़ला पार्क। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ब्रिटिशकालीन ऑगिलीव ब्रिज किस नदी से संबंधित है? तो हाल ही में ये किस नदी से संबंधित है, ये न्यूज़ में था। तो ये संबंधित है बनास नदी से। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसकी जो पिलर हैं वो दिखाई देने लगे हैं। इस नदी के जल स्तर गिरने के साथ ही अजमेर कोटा मार्ग पर नगेड़िया गांव स्थित ब्रिटिशकालीन ऑगिलीव ब्रिज के पिलर दिखने लगे हैं। इस ब्रिज का निर्माण वर्ष 1935 में ऑगिलीव नामक अंग्रेज अधिकारी ने कराया था। ये एक ऑर्क ब्रिज है जिसके सभी पिलर ईंटों पर टिके हैं तथा स्लेब आरसीसी की बनी है। तो हाल ही में बनास नदी का जो जल स्तर है वो कम होता जा रहा है, और उसकी वजह से इस ब्रिज की जो पिलर थे वो दिखाई देने लगे हैं। इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं ये किस नदी से संबंधित है, बनास नदी से। प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान का इतिहास व संस्कृति पुस्तक के महान व्यक्तित्व की श्रृंखला में निहाल चंद, पन्नादाय, गौरी देवी, दुर्गादास, कन्हैयालाल सेठिया, कविराज श्यामल दास, विजयदान तथा दुर्सादा, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह, पंडित झाबरमल शर्मा, आचार्य तुलसी, कोमल कोठारी, कृपाल सिंह शेखावत, कर्पूर चंद कुलिश, जगजीत सिंह, पंडित विश्व मोहन भट्ट की जीवनी शामिल की है। अब इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो अवश्य ही पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में। तो आप ये ध्यान रखिएगा इनके नाम और इनसे संबंधित इन्फॉर्मेशंस को। राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रम के लिए समीक्षा समिति गठित की गई थी। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, प्रोफेसर BM शर्मा। इन्होंने सिफारिश की थी कि NCERT का सिलेबस लागू किया जाए, और इनकी सिफारिश के बाद में कक्षा 6 से 12 तक NCERT का सिलेबस लागू किया जा चुका है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पाठ्यक्रम के लिए समीक्षा समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, प्रोफेसर BM शर्मा। ये है अतिरिक्त मनन। आज हमने इसमें टोटल 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आप इन्हें नोट कीजिएगा और इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। किस राज्य में किए गए मास्क को
डिस्पोज करने के लिए बिन 19 जो है वो लॉन्च किया गया है। ये यहाँ पर से सही कर लीजिएगा, किस राज्य में उपयोग किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया है। समर ट्रीटस अभियान किस बैंक से संबंधित है? किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? खाद्य वन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, ये आपको बताना है। यूएनडीपी के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मेघ संदेश ऐप किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है आपने। पीपीई किट पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरण सुमेरु पैक्स किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको बताना है। अदसा कोयला खदान किस राज्य में है, ये हाल ही में न्यूज़ में थी, तो ये आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है। हाल ही में मोनिका मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान है, ये आपको बताना है। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, इनका नाम आपको बताना है। किस राज्य सरकार द्वारा पंचवटी योजना शुरू की गई है? लॉकडाउन लियासन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक, ये आपको बताना है। नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपने बताना है। अ बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर आपने देना है। किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है, ये आपको बताना है। हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है, ये आपको बताना है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।